तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रोटीन होता क्या है, किससे बना होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसके साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन के रूप में यहाँ डेफिनेशन लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं और ये जीवों में होने वाली समस्त जो जैविक क्रियाएं हैं उनका नियमन करते हैं। तो देखिए ये परिभाषा के रूप में हो गया। अब इससे समझ लेते हैं कि जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड का बहुलक होता है। एमिनो एसिड का बहुलक होता है, अर्थात बहुत सारे जो एमिनो एसिड है उनसे यह मिलकर बना होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर ये बना होता है और ये प्रोटीन जो है वो जीवों में होने वाली बहुत सारे जो जैविक क्रियाएं होते हैं, सभी जैविक क्रियाएं होते हैं, उनका यह नियमन करता है। ठीक है, और इनका अणुभार उच्च होता है। देखिए जो हमारे शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं और जो एंजाइम्स पाए जाते हैं ये भी एक प्रकार के प्रोटीन ही हैं। जो हार्मोन और एंजाइम है वो एक प्रकार के प्रोटीन ही हैं। तो हमें हार्मोन और एंजाइम का कार्य पता है तो हम प्रोटीन के कार्यों को लिख सकते हैं। और देखिए इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत सारे एमिनो एसिड से बने होते हैं। देखिए प्रोटीन है वो बहुत सारे एमिनो एसिड से बना होता है और वे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन सा बंध? पेप्टाइड बंध के द्वारा ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और ये सब पेप्टाइड बंध से आपस में जुड़ के एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अब आ जाते हैं हम इसके केमिकल कंपोजिशन कि ये किस किस से मिलकर बना होता है। देखिए जैसे हार्मोन और एंजाइम होते हैं उसी प्रकार कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों तो उनके मेन कंपोनेंट्स हो गए, इनसे तो मिलकर बना ही होता है। साथ ही कुछ जो प्रोटीन्स है उनमें सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन ये भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसे आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिखेंगे। अब आ जाते हैं जो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है प्रोटीन का उसको दर्शाने के लिए ये सूत्र, मतलब ये एक प्रोटीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। देखिए जनरल स्ट्रक्चर प्रोटीन का ये होता है, मैं बना देता हूँ। देखिए ये प्रोटीन का जनरल स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन के जनरल स्ट्रक्चर में देखिए दो मेन समूह आपको दिख रहे हैं। एक तो ये है एमिनो समूह और ये एक है कार्बोक्सिलिक समूह, और ये दोनों इसी क्रम में जुड़े रहेंगे। अल्फा पोजीशन बोलते हैं इसको। तो ये प्रोटीन और एमिनो अम्ल है वो अल्फा पोजीशन पे ही जुड़े रहेंगे। देखिए इसमें स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है CH है, ये नीचे उसके NH2 है और यहाँ COOH है और यहाँ R है। इस R का मतलब ये कोई सा भी मेथिल समूह हो सकता है, एथिल समूह हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है R मतलब। ठीक है, तो R में से ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं ये मेन स्ट्रक्चर है। इसको बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो इसको देख के समझ जाते हैं कि आपको पता होता है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम लोग को जो प्रोटीन होते हैं उसके दो गुणों के बारे में भी पता चलता है। पहला तो ये COOH है, इसकी उपस्थिति के कारण इसमें एसिडिक गुण आएगा। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है तो एसिडिक ग्रुप आएगा। और ये जो NH2 है इसकी उपस्थिति के कारण इसमें बेस का भी गुण आएगा। तो इसमें एसिड और बेस दोनों का भी गुण होता है। इसको दर्शाने किस तरह से आप दर्शाएंगे ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसी जनरल समझाने के लिए पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 प्रकार के स्ट्रक्चर मेन होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ ऐसी समझाने के लिए बना दिए, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर और ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ये है टर्सरी स्ट्रक्चर। तो आगे मैं इसका डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये दिया किसके द्वारा गया है, ये साइंटिस्ट में पॉलिंग साइंटिस्ट के द्वारा मेनली ये तीनों स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए अगर आप डिटेल में अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो फिर वो पेपर में आप उसको बनाने में बहुत टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा ये सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखकर ही आप इसके बारे में ये पूरा डिटेल आप लिख सकते हैं। तो कैसे ये बताता हूँ। देखिए ये है एक अमीनो एसिड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा, पांचवा। तो देखिए ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है ये देखते हैं हम। सबसे पहला यह अमीनो यह जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। और यह अमीनो अम्ल की संख्या और अमीनो अम्ल किस प्रकार से जुड़े हैं, उसके जुड़ने का क्रम, इसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी देते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है और वह किस प्रकार से जुड़े हैं, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी देता है। जैसे देखिए इसमें अमीनो अम्ल की संख्या इस स्ट्रक्चर में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अमीनो एसिड है। तो ये हमें अमीनो एसिड की संख्या कितनी है और वो किस रूप से जुड़े हैं, इस रूप से जुड़े हैं, इसकी हमें यह जानकारी देता है। ये मेन है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध से जुड़े हैं, ये पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट जो अमीनो एसिड है इसके स्ट्रक्चर में बंध तो पेप्टाइड बंध है, लेकिन जो फर्स्ट अमीनो एसिड का NH2 समूह है और सेकंड जो अमीनो एसिड है उसका COOH समूह है। इन दोनों में से इसमें से OH और इसमें का एक H, इसमें का एक H H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन बंध बनेगा। या फिर H2O बाहर में H2O के रूप में बाहर निकलेगा, ये ना जाने आप। तो ये NH और एक और H, ठीक है, और COOH, ये ठीक है। देखिए ये जो H है एक और ये O है, इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके द्वारा ये जुड़े होते हैं और इसको पेप्टाइड बंध भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब जो ये इनके जुड़ने का ये क्रम है, इसमें अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो जो प्रोटीन का जो फंक्शनल कार्य है वो रुक जाएगा। ये कैसे, जैसे देखिए ये क्रम है, ये है AL मतलब एलानिन और VAL मतलब वैलिन। ठीक है, एलानिन वैलिन एलानिन वैलिन। ठीक है, तो एक के बाद एक क्रम में ये लोग जुड़े हैं, लेकिन अगर इनके क्रम में एक का अंतर ना होकर 2 या 3 का अंतर हुआ तो वह प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पाएगा, फिर इनकी पूरी जैविक प्रकृति खत्म हो जाएगी। कैसे, देखिए हमारे ब्लड है, हमारे शरीर के ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि O2 वेक्टर होता है, जो ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है। ठीक है, O2 वेक्टर या O2 कैरियर बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का वो कैरी करने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अगर चेंज हुआ, अगर उनके एमिनो एसिड के क्रम में परिवर्तन हुआ तो पूरा हीमोग्लोबिन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो एसिड पाए जाते हैं और इनका एक निश्चित क्रम होता है। अगर इस क्रम में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो पूरा हीमोग्लोबिन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, फिर वो ठीक से ऑक्सीजन को कैरी करने का काम नहीं कर पाएगा और इसी के कारण सिकल सेल एनीमिया नामक रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया इसी के कारण होता है। तो ये आप समझ जाइए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो एकदम सिंपल है, आप समझ गए होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें आप अंतर तो समझ गए होंगे ना।
जो एमिनो एसिड है, जो दो एमिनो एसिड है, जब वो जुड़ते हैं तो NH2 और COOH है, यहाँ पर बनता है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध यहाँ बनता है। और ये प्रोटीन में विभिन्न अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए तो जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है यह बना किस लिए, तो जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये, इसमें वलन उत्पन्न होंगे, कुंडलन होगा इनका, तब बनता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। पहला है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और दूसरा है बीटा सीट स्ट्रक्चर, या इसको बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बीटा प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर और ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में कुंडलन हुआ देख सकते हैं, तो ये इसी के बारे में आप सिंपल इस स्ट्रक्चर को देख के ही आप इसका पूरा डिटेल दे सकते हैं। कैसे ये देखते हैं, देखिए पहला इस स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड श्रृंखला है, जो ये पेप्टाइड श्रृंखला बन रही है, एक श्रृंखला, फिर ये दूसरी श्रृंखला, ये तीसरी श्रृंखला, ये आपस में सर्पिल रूप से कुंडलित होकर एक हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, इस संरचना में पेप्टाइड श्रृंखला सर्पिल रूप से कुंडलित होकर हेलिकल संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये घुमावदार होता है और NH2 और COOH के बाद मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये भी आप देख लें। उसके बाद जो ये इसका प्रत्येक घुमाव है, ये इसमें 3 से 4 अमीनो एसिड्स होते हैं, 3 से 4 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये घुमाव हुआ क्यों, तो ये प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ये घुमाव हुआ, प्रोटीन को यह स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ये घुमाव हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। चलिए, तो ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं बीटा प्लेटेड सीट लाइट स्ट्रक्चर। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड सीट लाइट स्ट्रक्चर। इसको बनाने का तरीका भी एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको एक प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर बना देना है ऐसे, और इनको जोड़ देना है, बस ये प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तब इसका भी बनने का कारण अधिक वलन है। इसमें जो पेप्टाइड श्रृंखला है, ये एक पेप्टाइड श्रृंखला, ये एक पेप्टाइड श्रृंखला, ये एक पेप्टाइड श्रृंखला, तो ये जो पेप्टाइड श्रृंखला है वो एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए इसमें लिखा है पेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर रूप से कुंडलित होती हैं, ये एक दूसरे के समांतर है। फिर यहाँ एक NH2 और एक COOH के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड है, जान लिए। और ये होता है, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उससे भी ज़्यादा ये स्टेबल है, ये आप जान लीजिए। और यह रेशम में पाया जाता है, इस प्रकार का प्रोटीन रेशम में पाया जाता है। ठीक है, आप ये जान लीजिए। अब हम चलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की ओर। तो देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर एकदम इजी है। सबसे पहले जान लेते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर बना क्यों। तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो ये है, तो इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अत्यधिक कुंडलित हो जाने के कारण, मतलब देखिए ये टर्सरी स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिएगा, और मैं यहाँ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए दिख तो ये दोनों लगभग सेम रहे, लेकिन इसमें कुंडलन कम है, घुमाव कम है, लेकिन इसमें घुमाव बहुत ज़्यादा है। तो इसके अत्यधिक घुमाव के कारण ही यह तृतीय संरचना बनती है। इसमें भी पहले के समान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पहले के समान ही होता है, लेकिन ये अत्यधिक घुमाव हुआ, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी भी हाई हो जाती है, स्टेबिलिटी भी इसकी हाई हो जाती है। ठीक है,
स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। तब देखिए इसका स्ट्रक्चर तो आप बनाना, आपको ये मेन स्ट्रक्चर है, ये आप कैसे बनाएंगे ये देख ली, आप इसमें देख सकते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप मैं एक बार आपको बना के ही बता दे रहा हूँ। ऐसे आपको बहुत सारे पहले घुमाव उत्पन्न कर देने हैं, फिर इसको आपको डबलिंग कर लेना है, सबको डबलिंग भी कर लेना है। उसके बाद इसको क्लोज करना है और अंदर में सभी में इस प्रकार से मीडियन लाइनिंग कर देना है। और ये आपका प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया। और इसका एक्सप्लेनेशन अल्फा हेलिक्स के ही समान है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अत्यधिक कुंडलित होते हैं, इसमें घुमाव होता है। प्रत्येक जो घुमाव है अल्फा हेलिक्स में 3 से 4 एमिनो एसिड से प्रत्येक जो घुमाव है, लेकिन इसमें प्रत्येक घुमाव में 2 हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, 2 से 3 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा घूम गए तो कम होंगे ना उसमें। तो ये आप समझ गए, ये प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में वीडियो बना के मैं आपको इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।